नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी ने हरियाणा के चुनाव को लेकर सख्त रुख अपनाया है और कहा है, पार्टी के लोगों से कहा है कि बहुत खराब बात है। पार्टी के नेता अपना हित ज्यादा देख रहे थे। हरियाणा में पार्टी की जगह है, पार्टी के हित की जगह। बात ठीक भी है, थाली में परसा हुआ एक चुनाव था जो कांग्रेस ने अपने हाथ से खिसका दिया। अभय दुबे जी के साथ आज बातचीत में हम इसका पूरा राजनीतिक विश्लेषण करेंगे कि इसका क्या-क्या असर पड़ेगा, क्या इंडिया गठबंधन में कुछ असर पड़ेगा या फिर कांग्रेस और मजबूत होकर उभरेगी। अभय दुबे जी से हमने जानना चाहा, एक पत्रकार का फोन आया, उसने कहा कि कल्पना करो, अगर आतिशी के मकान को जो सील कर दिया गया, केजरीवाल का मकान, उसमें सोफे के अंदर से कुछ रुपए निकल आए, अलमारी के अंदर से निकल आए और कह दिया जाए ये तो केजरीवाल के रुपए थे, तो क्या सीन बनेगा। इस पे अभय दुबे जी का बहुत बढ़िया मजेदार जवाब था। साजिशें कुछ भी हो सकती है, भाजपा का कमाल कहीं पे भी दिख सकता है, उनका हुनर कहीं पे भी दिख सकता है, कोई नई बात नहीं है। तो बहुत रोचक, बहुत अच्छी बातचीत है, पूरी बातचीत सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हरियाणा के चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर भी कम घमासान नहीं मचा, तरह तरह की बातें सामने आई। राहुल गांधी ने एक बार कहा था और कई बार कहा था कि जो डरते हैं वो छोड़ के चले जाए। और राहुल गांधी ये बात कई बार कह चुके हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के अंदर रह के पार्टी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन गाय बगाए कई ऐसे लोग दिखाई दे जाते हैं जो पार्टी से ज्यादा अपना हित देखते हैं। दिन भर कल जो मीडिया में खबरें छपी उसमें यह चला कि राहुल गांधी ने इस मीटिंग में भी कहा, हरियाणा के नेता नहीं बुलाए गए, कहा कि हरियाणा के चुनाव में कई नेता ऐसे थे जो अपना हित ज्यादा देख रहे थे, पार्टी के हित से ज्यादा। तो ये महाराष्ट्र के लिए भी संकेत है, चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र के कुछ नेता भी ऐसे हैं जो बड़ बोले बयान देते हैं और उन बयानों पर पार्टी असहज होती है। तो कम से कम अब राहुल गांधी ने एक लाइन खींच दी है कि भाई अपना हित बाद में देखना, पार्टी बचेगी तो सबका हित होगा। तो आप क्या लगते हैं, मानते हैं कि इस लाइन के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस के जो नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं, पहले अपना हित देखते हैं, क्या उन पर लगाम लगेगी? महाराष्ट्र के अंदर क्या पार्टी दोबारा से रिचार्ज होके चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी, चुनाव में फतेह हासिल करने की रणनीति में जुट जाएगी? क्या लगता है आपको? संजय जी, मैं ये मानता हूं कि पार्टी जितनी बड़ी होगी, जितनी पुरानी होगी, और तो उतनी ही ज्यादा उसके अंदर गुटबाजी होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत गुटबाजी है। कम्युनिस्ट पार्टी जैसा संगठन, सीपीआईएम जैसा संगठन, जब दो राज्यों में उसकी सरकार थी, पश्चिम बंगाल में और केरल में, पश्चिम बंगाल में वो चुनाव नहीं हारते थे कभी भी। तो सीपीआईएम के अंदर बहुत गुटबाजी थी, उनकी पोलित ब्यूरो में गुटबाजी थी, उनकी सेंट्रल कमेटी में गुटबाजी थी। पार्टियों के अंदर गुटबाजी होना एक कोई ऐसी बात नहीं है जो कि नई अनोखी हो। और कांग्रेस की गुटबाजी तो लीजेंडरी है, वो तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने में गुटबाजी थी। महात्मा गांधी के मुकाबले, महात्मा गांधी ने जब कहा था कि मेरे उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया हैं, तो सुभाष चंद्र बोस उनके खिलाफ चुनाव में खड़े हो गए थे और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि चूंकि मेरा उम्मीदवार हार गया इसलिए मैं इस्तीफा देता हूं। तो ये गुटबाजी तब से चली आ रही है। मेरा कहना यह है, गुटबाजी अपने आप में कोई एक समस्या नहीं है। समस्या यह है कि गुटबाजी के रहते हुए भी पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को सफाई के साथ में कैसे लागू करें। जब पार्टी के अंदर गड़बड़ होती है और गुटबाजी जो है वो भीतर घात में बदल जाती है, गुटबाजी जो है वो सैबोटाज में बदल जाती है, तब फिर पार्टी को नुकसान होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, वो उनके खिलाफ नाराजगी जनता में तो थी ही, लेकिन अगर पार्टी के अंदर इतनी गुटबाजी नहीं होती और इतना भीतरघात नहीं होता उनकी पार्टी में, हर आदमी बाद में आरोप लगा रहा था एक दूसरे के ऊपर कि तुम गद्दार हो, तुम गद्दार हो, मतलब एक दूसरे को सब गद्दार कह रहे थे। अगर ये स्थिति नहीं होती वहां पर तो हो सकता है कि नुकसान होता भाजपा को, लेकिन इतना बड़ा नुकसान शायद नहीं होता। हमेशा ही जब गुटबाजी भीतरघात में बदल जाती है, जब फैक्शनलिज्म जो है वो सैबोटाज में बदल जाता है, तो फिर बहुत नुकसान होता है। हरियाणा, जब कर्नाटक में भाजपा कांग्रेस ने चुनाव जीता था, तब क्या कर्नाटक में गुटबाजी नहीं थी? खूब थी। कर्नाटक में, हाँ, कर्नाटक में सिद्धरमैया जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं और डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इतनी गुटबाजी थी। और डीके शिव कुमार मानते थे कि सिद्धरमैया को तो मुख्यमंत्री किसी कीमत पर नहीं बनाया जाना चाहिए, वो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे।
और चुनाव जीतने के बाद भी उनका कहना यह था कि हम 1-2 महीने से नहीं सोए हैं, ये उनका कहना था। चुनावी मुहिम, चुनाव ठीक चलाने के लिए 2 महीने से मैं सोया नहीं हूं, तो मुझे ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये स्थिति थी। लेकिन आला कमान उन दोनों को ये समझाने में कामयाब रहा और उन दोनों की समझ में भी आ गई कि भाजपा के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है कर्नाटक में, ये एक भ्रष्ट सरकार है। अगर हम प्रचार करेंगे एकताबद्ध होकर की भ्रष्ट सरकार है तो जनता की फौरन समझ में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने 40% सरकारा का प्रचार किया और देखते देखते पत्ता पत्ता बूटा बूटा कर्नाटक का जो है वो भाजपा के खिलाफ हो गया। तो अब उन्होंने कहा ठीक है, हम चुनाव जीत लेते हैं, बाद में हम निपटेंगे, अपने आपस में निपटेंगे। आप हिमाचल प्रदेश को देखिए, हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह का परिवार, सुक्खू, कई कांग्रेस के अंदर कई गुट थे, वो गुट आपस में लगातार संघर्षरत थे। लेकिन उनकी ये समझ में आ गया कि अगर इस वक्त भाजपा के खिलाफ नाराजगी है तो हम अगर एकताबद्ध होकर लड़ेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, फिर सत्ता का कोई ना कोई हिस्सा सभी को मिलेगा। कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई उप मुख्यमंत्री बनेगा तो कोई गृह मंत्री बनेगा, सभी लोग सत्ता का लाभ उठाएंगे। तो वो कर गए। अच्छा, सबसे ज्यादा चुनाव जीतने की संभावना हरियाणा में थी। आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उसके जानकार और उसके पैरोकार कहते हैं कि जीतने की स्थिति में तो कांग्रेस ही थी। ऊपर कुछ भी कहते रहे, आप अंदर बातचीत कीजिए, सब लोग कहते हैं कांग्रेस ही जीतने की स्थिति में थी। लेकिन वहां के जो गुट थे, उन गुटों ने इस बात की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, हम चुनाव, ऐसी परिस्थिति बना दी, इससे चुनाव ही हार गए और काफी बुरी तरीके से हार गए सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जो कहा है कि इसमें पार्टी का किसी को ख्याल नहीं था, नेता लोग सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा राहुल गांधी को भी देखना पड़ेगा अपनी तरफ। उन्होंने, जो नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए जो काम कर रहे थे, वो उसको रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हुए? वो एक ऐसी युक्ति क्यों नहीं खोज पाए कि नेता लोग अपने स्वार्थ के लिए काम ना करें, एक जीती जिताई बाजी को वो हाथ से ना निकलने दें। या राहुल गांधी ने कोशिश की तो उन्हें अपनी कोशिश में बड़ा भरोसा था कि हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। भाई, एक मंच से उन्होंने कहा भी था राहुल गांधी ने कि ये सरकार सबकी सरकार होगी, साफ था, ये केवल जाटों की सरकार नहीं होगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आपके उड़ीसा वाले धर्मेंद्र प्रधान हैं और त्रिपुरा वाले विप्लव देव हैं, इन दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि किस तरीके से ये प्रचार किया जाए कि कांग्रेस का मतलब है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार और जाट वोट। ये उन्होंने प्रचार किया और वो अपने इस प्रचार को जनता के गले उतारने में, बहुत वोटरों की बड़ी संख्या के गले उतारने में वो कामयाब रहे। दूसरी चालाकी भाजपा ने यह की कि उन्होंने बिल्कुल इसका कोई शोर नहीं होने दिया। और मैं ये मानता हूं कि चुनाव जिस दिन वोट पड़े थे उसके करीबन शायद 1 हफ्ते पहले या उससे भी कम 4-5 दिन पहले बदलना शुरू हुआ। तब लोगों ने मन बनाया कि हमें वोट देना है। खासतौर से ओबीसी समाज ने मन बनाया, दलित वोटरों के एक बड़े हिस्से ने मन बनाया, और जो भाजपा के अपने वोटर जो थे, जिसके बारे में हम लोगों को उम्मीद थी कि ये भी भाजपा से छिटकेंगे, उन लोगों ने भी मन बनाया। फिर वो 4 तारीख को वोट डालने के लिए गए, 4 या 5 तारीख को वोट पड़े थे शायद, हाँ 5 तारीख को वोट है, 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख को वोट डालने गए और उन्होंने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट कर दिया। तो ये जो हुआ, इसको समझ पाने में कांग्रेस के रणनीतिकार नाकाम रहे। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस, केवल जो लोग चुनाव में पार्टी थे, यानी चुनाव में जो चुनाव लड़ रहे थे, जैसे कुमारी सैलजा, सुरजेवाला और हुड्डा, ये तो चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए, चुनाव लड़ रहा था उसकी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन कांग्रेस के अपने पर्यवेक्षक तो होंगे वहां पर, आला कमान की तरफ से तैनात किए हुए लोग तो होंगे जो देख रहे होंगे कि भाई आला कमान ने जो रणनीति बनाई थी वो जमीन पर उतर रही है, उतर रही, या ये काम भी उन्होंने हुड्डा को दे दिया था। ये सवाल है भाई, पूछना ये चाहिए राहुल गांधी को कि जिन लोगों के जिम्मे हरियाणा का चुनाव दिया गया था, वो लोग क्या कर रहे थे? वो जमीन पर जब ये परिवर्तन हो रहा था तो उस परिवर्तन को देख पाने में समर्थ क्यों नहीं हुए? आप भूपेंद्र, क्यों आखिरकार जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है उसको चुनाव का इंचार्ज क्यों बनाया जाता है?
इसीलिए बनाया जाता है कि वो जरा थोड़ा सा एक हाथ पीछे खड़ा होकर, एक हाथ दूर खड़ा होकर सारी परिस्थिति का आकलन करता है, देखता है। हाँ, वो किसी गुट में नहीं होता, वहां के उस प्रदेश का होता ही नहीं है, वो तो बाहर से बुलाया जाता है। तो ऐसा आदमी कौन था कांग्रेस की तरफ से, सवाल इस बात का है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान और विप्लव देव जो भूमिका भाजपा की तरफ से निभा रहे थे, कांग्रेस की तरफ से वो वाली भूमिका कौन निभा रहा था? सवाल ये है, उसका गिरेबान पकड़ के पूछा जाना चाहिए कि भैया तूने क्यों नहीं देखा, ये जो परिवर्तन हुआ, तूने चेतावनी क्यों नहीं दी कि ये गड़बड़ हो रहा है, ये पूरा जाट बनाम गैर जाट हुआ जा रहा है, ये देख पाने में वो व्यक्ति नाकाम क्यों रहा? क्योंकि वही व्यक्ति तो राहुल गांधी को बताता कि ये हो रहा है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात अभय जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक बयान आता है, जैसे मध्य प्रदेश का चुनाव था, कमलनाथ का बयान आ गया, कौन अखिलेश वखिलेश, दीपेंद्र हुड्डा का बयान आ गया, यहाँ समाजवादी पार्टी के कोई जनाधार नहीं है। CNTS का आंकड़े एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट किया, उसने लिखा है कि किस जाति के कितने वोट गए। उसमें जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस को यादव वोट 25% और भाजपा को 62%। कांग्रेस के तरफ से यादव मतदाता काफी सीटों पर प्रभावशाली हैं। अदर बैकवर्ड 32% कांग्रेस को, 47% बीजेपी को। जाटा वोट जरूर कांग्रेस को ज्यादा मिले, और 50 और 35, और अदर शेड्यूल कास्ट 33% कांग्रेस और 45% हो। लेकिन मैं खास तौर से बात करना चाहूंगा, यादव 25% कांग्रेस, 62% बीजेपी, अदर ओबीसी 32% कांग्रेस। तो ताज्जुब है संजय जी कि कांग्रेस को 25% ज्यादा वोट कैसे मिल गए? अगर कांग्रेस को 25% ज्यादा वोट मिल गया है, देखिए दक्षिण हरियाणा का एक बड़ा इलाका अहीरवाल कहलाता है। हाँ, वो यादव लैंड है, यादव पट्टी है पूरी की पूरी। तो वो जो यादव पट्टी है, वो यादव पट्टी पिछले करीबन 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है। ये वो यादव नहीं है जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं, या तेजस्वी यादव, लालू यादव के नेतृत्व में बिहार में भाजपा के खिलाफ लड़ते हैं। ये दूसरे तरह के यादव है। ये यादव आपको बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे, आपको घरों घरों में इंजीनियर, डॉक्टर, बहुत मतलब लोग मिलेंगे। अब ऐसे योगेंद्र जी रेवाड़ी के रहने वाले हैं हमारे मित्र, योगेंद्र यादव, वो भी उसी इलाके के यादव हैं। अब योगेंद्र जी की परिवार में देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत लोग, योगेंद्र जी खुद प्रोफेसर हैं, बहुत लोग MBBS मिलेंगे आपको। तो वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो यादव समाज है, उससे भिन्न किस्म का समाज है। उनका एक राज परिवार भी रहा है, उनका एक रियासत भी रही है। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भी यादव थे, राव वीरेंद्र सिंह जो थे वो यादव थे, मतलब तो तब से अहीरवाल की आत्म छवि ये बन गई है कि भाई हमको ही मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। और वो भारतीय जनता पार्टी का लंबे अरसे से समर्थक है। एक जमाने में कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन अब तो लंबे अरसे से भाजपा का समर्थक है। तो उसमें अगर यादवों के 25% वोट मिल गए कांग्रेस को, तो मैं समझता हूँ बहुत ताज्जुब है, वो कांग्रेस को मिलने वाले थे नहीं। मैं आपको बताऊं कि अखिलेश भी जाते हैं वहां प्रचार करने के लिए, और तेजस्वी यादव को भी बुला लिया जाता प्रचार करने के लिए, तब भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ने वाला था नहीं। खास फर्क केवल तभी पड़ता जबकि उन यादवों में से किसी एक बड़े नेता को यह एहसास होता कि सत्ता में उसकी भी भागीदारी होने वाली है। देखिए आजकल जमाना ये नहीं है कि आप किसी की खूबसूरती की तारीफ करके नहीं उसे पटा सकते राजनीति में। आप आप बड़े विद्वान हैं, आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, वाह वाह आपका क्या कहना, आप तो बहुत बड़े नेता हैं, ये कहने से वो आपके पक्ष में नहीं आएगा। वो अकेले आ गया तो उसके साथ उसकी समुदाय के वोटर नहीं आएंगे। आपको उसे ये आश्वासन देना पड़ेगा, और वो आश्वासन ठोस रूप से जमीन पे दिखना चाहिए कि भाई हम चुनाव जीतेंगे तो उसमें आपको उसमें हिस्सा मिलेगा सत्ता में। भाई शैलजा को इतना ज्यादा पटाया गया, इतना ज्यादा समझाया गया, वो क्यों नहीं मानी आखिर तक? क्योंकि उन्हें पूरी तरह यकीन था कि हमें कुछ नहीं मिलने वाला है इस सरकार में। रणदीप सिंह सुरजेवाला को यकीन था कुछ नहीं मिलने वाला। बोले हमारे कहने पे 3 टिकट नहीं दिए गए तो हमें मिलेगा क्या? सही बात है। शैलजा कहना था कि भाई कहना होगा शैलजा का कि हमारे कहने पे 6-7 कुल टिकट दिए गए हैं, तो हमें मिलेगा क्या इस सत्ता में? हुड्डा साहब बन जाएंगे और जो मन में आए करेंगे। तो ये जो स्थिति है ना, आपको सब लोगों को बैठा के टिकट का ठीक से बंटवारा होना चाहिए था। दूसरे, आला कमान की तरफ से समझ ये पेश करनी चाहिए थी सबके सामने कि भाई मुख्यमंत्री का पद खुला हुआ है, सब लोग मेहनत करो, चुनाव जिताओ,
उसके बाद में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ऐसा ना करके आला कमान ने अघोषित रूप से पहले ही कह दिया कि भाई हमारे मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस कारण सब कुछ गड़बड़ा गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई मदद ही नहीं की। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये मैसेज होता वहां पे, कुछ समय अरविंद केजरीवाल के संग में लाए गए होते, 3-4 सीटें दे दी गई होती, केजरीवाल की सभा होती, अखिलेश यादव की सभा होती, मतलब इंडिया गठबंधन का जो गुलदस्ता था, अगर वो गुलदस्ता वहां नजर आ रहा होता, तो क्या 2-3% वोट नहीं बढ़ता कांग्रेस का? बराबर का नफा होता है। नहीं, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रहा, ये हो सकता था, लेकिन राज्यों के चुनाव इस तरह नहीं लड़े जाते संजय जी। मेरा निवेदन यह है कि राज्यों के चुनाव लड़ने का ये तरीका नहीं होता, ये लोकसभा के चुनाव लड़ने का तरीका है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी राज्यों के चुनाव इस तरह लड़े जाते हों, और उस वक्त उस सूरत में जबकि आपकी पार्टी ही वहां पर प्रमुख विपक्षी दल हो। भाई कोई हरियाणा में कोई गठजोड़ तो नहीं, कांग्रेस किसी गठजोड़ का नेतृत्व नहीं कर रही थी। हरियाणा में तो 2 पार्टी सिस्टम है, भाजपा बनाम कांग्रेस। इस तरह मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, छत्तीसगढ़ में 2 पार्टी सिस्टम है, राजस्थान में 2 पार्टी सिस्टम है, उस तरीके से है। तो अच्छा, अगर यही मान लीजिए अगर यही होता है, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में भाजपा का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को साथ आना चाहिए तो बीजेपी को परास्त कर सकते हैं, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को अलग अलग लड़ना चाहिए तो बीजेपी को परास्त किया जा सकता है? देखिए, अभी तक तो बीजेपी को 3 बार परास्त किया जा चुका है, अलग अलग लड़के ही लगातार हर चुनाव में परास्त किया जा रहा है। उससे पहले कांग्रेस बिना किसी से गठजोड़ किए हुए बीजेपी को परास्त करती थी। दिल्ली की स्थिति अलग है इन राज्यों से। दिल्ली में भाजपा का वोट एक जगह ठिठका हुआ है। दिल्ली में पिछले 45-50 साल से भाजपा का वोट एक जगह ठिठका हुआ है, वो उस जगह से बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा ने ऐसी कोई कोशिश भी नहीं की कि हमारा वोट बढ़े। भाजपा ने अपना कोई नेता भी नहीं बनाया। जनसंघ के जमाने के 2-3 नेता थे, उसमें एक थे मदन लाल खुराना और दूसरे थे साहब सिंह वर्मा। उन दोनों नेताओं को एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। उसके बाद से भाजपा के पास स्थानीय स्तर का कोई भी नेता आज तक बना नहीं दिल्ली में, या आला कमान ने बनने नहीं दिया। एक व्यक्ति नेता बन सकता था, इसका नाम था डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन नेता बन सकता था, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 31 सीटें प्राप्त की थी। वो बहुमत से थोड़ी ही दूर रह गए थे। अगर उस वक्त हर्षवर्धन के नेतृत्व में भाजपा ने तय किया होता कि हम हर कीमत पर सरकार बनाएंगे, हम एक गठजोड़ सरकार बनाएंगे, अकेले सरकार नहीं बनाएंगे, तो फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में वो पहली वाली सरकार नहीं बनती, जो कि महीना 1.5 महीना ही चली थी केवल। तो उसके बाद विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई। तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली में तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से कोई पार्टी किसी से कोई गठजोड़ करेगी। तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, और एक बार फिर आम आदमी पार्टी की कोशिश होगी कि कांग्रेस की एक भी सीट ना आने पाए। क्यों कांग्रेस ने अगर ऐसा प्रदर्शन किया जो उसकी सीटों के कन्वर्जन की तरफ वो बढ़ने लगी, यानी उसका वोट 15 से 20% के आसपास हो गया, बिना इसके सीटों कन्वर्जन तो नहीं होता है, तो फिर कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी की भी नहीं बनेगी, फिर वहां भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली की स्थिति है, बड़ा टिपिकल हो जाएगा। अच्छा, ये संसद दिल्ली के अंदर जो त्रिकोणात्मक मुकाबला है, वो उस त्रिकोणात्मक मुकाबले को आम आदमी पार्टी कोशिश करके सीधे मुकाबले में बदल देती है, और जो तीसरा पक्ष होता है वो 5-7-8% वोट लेकर कोने में सिमट जाता है। इसका नाम कांग्रेस है, इसलिए एक भी सीट नहीं मिलती। अच्छा, मान लीजिए अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलकर लड़े, तालमेल के संग लड़े, तो क्या स्थिति बनेगी? मुझे नहीं लगता कि वो एक साथ मिलकर लड़ना चाहेंगे। ओके, हाँ, क्योंकि जैसे ही इंडिया लोकसभा का चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी ने अपनी तरफ से गठजोड़ तोड़ दिया। हरियाणा में कांग्रेस ने गठजोड़ तोड़ दिया अभी तुरंत। हरियाणा में दोनों के बीच में गठजोड़ कराने की राहुल गांधी ने कोशिशें की, अरविंद केजरीवाल भी इस पक्ष में थे, लेकिन स्थानीय नेताओं ने होने नहीं दिया गठजोड़ वहां के। इस मामले में सब नेता एक थे हरियाणा में कांग्रेस के, कि आम आदमी पार्टी से गठजोड़ ना हो जाए। इसमें सुरजेवाला और शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात पे एक मत थे कि आम आदमी पार्टी को हम कोई सीट नहीं देंगे। एक साथ आ गए। अच्छा, बड़ी मजेदार, मुझे दिल्ली के एक पत्रकार साथी ने फोन किया और उन्होंने कहा कि बंगला सील हो गया है, आतिशी वाला, मुख्यमंत्री वाला। तो जिस तरह अखिलेश यादव का जो बंगला खाली कराया गया है, अभय जी बहुत मजेदार
किस्सा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब अखिलेश यादव का बंगला खाली कराया गया तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या सोची, मेरा फोटोग्राफर है सुमित कुमार, मैंने उससे कहा कि अखिलेश जी के बंगले को फोटोग्राफी पूरी करके और वीडियो बना लेना। तो उससे कहा भी मतलब सबने कहा कि अब तो बंगला खाली हो चुका है, मैं कहा तब भी देखेंगे कि कैसा है। मैंने अभय जी पूरे जब खाली हुआ तो मैंने पूरे फोटो खिंचाए उसके, पूरा वीडियो बनवाया। अगले दिन से अभियान चल गया कि अखिलेश जी अपने टोटी चुरा के ले गए। बड़ा भयंकर अखिलेश पे हमला हुआ, आज तक उनके ऊपर टोटी को लेकर आरोप लगाते रहते हैं। जब दिल्ली के बड़े-बड़े नेताओं ने बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि साहब टोटी चोरी हो गई, तोड़फोड़ हो गई, तो हमने अपने अखबार में फुल पेज छापा। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ जो बीजेपी की सरकार ने मुझ पे कार्रवाइयाँ कराई वो शायद उसका रिएक्शन था। मैंने फुल पेज छापा कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये रहे फोटोग्राफ मकान खाली करने के बाद और मेरे कैमरे में यानी सुमित के कैमरे में डेट भी पड़ी हुई है और टाइम भी पड़ा हुआ है। कोई भी आके चेक कर ले। इसमें सब टोटी भी लगी हुई है, सब जगह ठीक-ठाक भी है। और जैसे ही मैंने छापी तो अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमतमाए हुए थे। उन्होंने सुमित का नाम लिया और कहा कि वही शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कम से कम। आज ये सच तो सामने आया और वो हमला उस समय खत्म हो गया। तो उन पत्रकार महोदय ने मुझे याद दिलाई कि जिस तरह अखिलेश यादव का बंगला खाली करने के बाद बीजेपी ने प्लानिंग के तहत तोड़फोड़ कराई, उन्होंने सीधा आरोप लगाया। जिस तरह तेजस्वी के बंगले को लेके आरोप लग रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। बोले कहीं ऐसा ना हो कि बंगला सील हुआ है और 4 दिन बाद आतिशी का सोफे के अंदर से कुछ नोट निकल आए, किसी दीवार के अंदर से अलमारी के अंदर नोट निकल आए कि देखो बंगला इसीलिए खाली नहीं कर रहे थे कि नोट थे इसमें। क्या आपको लगता है इस तरह की भी कोई पिक्चर सामने आ सकती है? जो मुझे बड़ा चौंका मैं भाई पत्रकार आप तो जो बात कह रहे हैं वो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो तो बड़ा खौफनाक नजारा होगा। ना वो तो वो बहुत भयानक किस्म की साजिश होगी, बड़ी जबरदस्त कॉन्स्पिरेसी होगी अगर ऐसा कुछ होता है, क्योंकि आतिशी तो 2 दिन ही रही उस बंगले में केवल। नहीं तो आतिशी पे आरोप नहीं लगाएंगे ना, वो तो ये कहेंगे कि केजरीवाल की मिल्कियत थी ये। वो जो सोफे के अंदर से कुछ निकलता है या केजरीवाल की मिल्कियत थी, लेकिन केजरीवाल तो बंगले के अखबार तो टीवी पे आया था। केजरीवाल बंगले की चाबी जो है ना, जो बंगले का जो केयरटेकर या जो भी वहां पे सरकारी अमला था उसको सौंप के चले गए थे। हाँ सही बात है, अगर नोट होता तो थोड़ी ना छोड़ के चले गए होते। वो नोट वहां छोड़ के क्यों जाएंगे केजरीवाल सही वहां बात है, तो पे? उनको क्या पता था कि आतिशी को बंगला मिलेगा, किसी और को मिलेगा। हाँ, नहीं ये तो बेकार की बात है। हालांकि होने के लिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और जिस स्तर की आजकल राजनीति हो रही है, अब आप देखिए जो भी हो, भाजपा को पसंद हो पसंद ना पसंद हो, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको पसंद हो या ना पसंद हो, आतिशी एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं। उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिलाई है। उनके मुख्यमंत्री पद के ऊपर राष्ट्रपति की मोहर लगी हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो राष्ट्रपति उसको तय करते हैं, उनकी मोहर लग के दस्तखत होके आता है वहां से, राष्ट्रपति भवन से। तो भले ही हो सकता है, मुझे पता नहीं वस्तुस्थिति क्या है, हो सकता है कि अलॉटमेंट की कार्रवाई 100% पूरी ना हुई हो, उसके अंदर कोई एक आवंटन की कार्रवाई कुछ एक थोड़ी मोटी कसर रह गई हो, लेकिन वो एक मुख्यमंत्री है। वो बंगले में मान लीजिए चली गई थी है, तो इन लोगों को इतनी न तमीज है, न कोई शिष्टता है, न कोई किसी किस्म की उदारता है, कुछ नहीं है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि आप सरकार नहीं है, आप भले ही चुनाव जीत गए हो, लेकिन आप सरकार नहीं है। आपकी ये औकात भी नहीं है कि आप मुख्यमंत्री बंगले में रह सके। ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये सब किया गया। कैसे विपक्ष को ज्यादा से ज्यादा अपमानित किया जाए, कैसे विपक्ष को लगातार नीचा दिखाया जाए, विपक्ष को जेर किया जाए, उसका मनोबल तोड़ा जाए, ये दिखाना चाहते हैं। इसलिए हुआ है सब कुछ ये, वरना आराम से पीडब्ल्यूडी का विभाग आतिशी के ही अधीन है। चूंकि वो अफसर जानते हैं कि ये मुझे बर्खास्त नहीं कर सकती, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट उसके पास है नहीं। सर्विस डिपार्टमेंट केंद्र सरकार ने एलजी के हाथों में थमा दिया है। इसलिए उन अफसरों की आप हेकड़ी देखिए। उन अफसरों ने अपने ही मंत्री, और जो कि मुख्यमंत्री भी है, उसका सामान टेम्पो में और उनमें लाद के बाहर कर दिया। अच्छा, अगर अभी खुदा न खास्ता साल 2 साल में या 6-7 महीने में कोई ऐसी स्थिति बदल जाए कि वो सारे अधिकार जो एलजी के पास हैं दोबारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास आ जाएं, तो यही सारे के सारे अफसर आतिशी के सामने बिल्कुल साष्टांग दंडवत करते हुए नजर आएंगे, लेटे हुए नजर आएंगे। आतिशी अगर कहेगी तो आप और 2 घंटे और लेटे रहो, तो 2 घंटे लेटे रहेंगे वो। तो ये स्थिति है। आप इसको क्या कहेंगे, आप बताइए। और भाजपा वाले सोचते हैं कि उन्होंने बड़ा राजनीतिक तीर मार लिया इसमें। आप उनकी नासमझी देखिए। क्या आप समझते हैं दिल्ली की जनता को उसमें बड़ा मजा आया होगा?
हो सकता है कि भाजपा का जो एक विचारधारात्मक आधार है, एक कट्टरपंथी तबका है जो भारतीय जनता पार्टी, संघ और हिंदुत्व की विचारधारा, वो भाजपा के सारे वोटर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो 33-34% भाजपा को वोट मिलते हैं सारे ऐसे हैं। उसमें से एक छोटा हिस्सा जो है 5-10% का, हो सकता है उसको कोई आनंद आया हो, उसमें मजा आया हो। लेकिन जनता इस तरह की बातों से बहुत नाखुश होती है मनी मन। जनता सोचती क्या कर रहे हैं, तमीज नहीं है लोगों को बिल्कुल जरा भी। और आतिशी काफी लोकप्रिय रहता है। आपने आतिशी का, मैंने तो आतिशी के कुछ ऐसे भाषण सुने हैं। हम लोगों ने एक विश्वविद्यालय की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें शिक्षा मंत्री के तौर पे उनको बुलाया था। उस वक्त वो शिक्षा मंत्री थी, मुख्यमंत्री तो नहीं, अभी बनी है। इतना सुंदर उन्होंने भाषण दिया था, इतनी अच्छी हिंदी, इतना सुंदर भाषण, इत्मीनान से, बिना कुछ कहीं से पढ़े हुए, कुछ नहीं, इतना बेहतरीन भाषण दिया था कि तमाम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और तमाम भरा हुआ था इंडिया एंट्रेंस सेंटर का हॉल, बड़ा वाला हॉल। सब लोग कितने खुश हुए उस भाषण को सुन के, भाई कितनी योग्य महिला जो है वो दिल्ली की शिक्षा मंत्री बनी है मनीष सिसोदिया के बाद में। और ये जो ये कर रहे हैं लोग, ये सब इनके खिलाफ जाएगा। मैंने कल भी इस बात को कहा था और आज भी कह रहा हूं, कल भी कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी के हाथ से चौथा चुनाव हारेगी, तब इनको हम लोग याद दिलाएंगे कि तुमने क्या किया था और उसका तुम्हें क्या फल मिला। बिल्कुल ठीक बात है। संजय सिंह ने तो ट्वीट भी किया है कि नवरात्रि के दिन तुमने एक महिला का सामान इस तरह टेम्पो में भर के बेच दिया, देखो महिला आज भी कितनी मेहनत से काम कर रही है। तो फोटो है, मेरे सील वाले सामान सामने रख के आतिशी काम कर रही है। देश की सबसे पढ़ी लिखी महिला है, इतनी काबिल, इतनी योग्य महिला है वो, उसको मुख्यमंत्री बनाया। दूसरे महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, उसका समाज जिस तरह टेम्पो में भर के बाहर भेजा गया, तो क्या महिलाओं को नहीं लगा होगा कि ये महिलाओं का अपमान कर रही है बीजेपी? नहीं, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी लगा होगा। इसको केवल महिलाओं के मत जोड़िए आप, में तो महिलाओं को लगा ही होगा, पुरुषों को लगा होगा, नौजवानों को लगा होगा। आतिशी बहुत युवा है, उसको, नौजवानों को लगा होगा। ये लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह ये हरकत कोई राजनीति है, इसको आप राजनीति कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। और यही शायद पतन की पराकाष्ठा बन जाती है, जब सत्ता का अहंकार सिर पर चढ़कर बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना कीमती समय दिया, बहुत बहुत थैंक यू, आभार। तो ये अभय दुबे जी थे और आपने सुना कितनी बढ़िया तरीके से राजनीतिक बातें उन्होंने समझाई। मुझे लगता है कि, मुझे यकीन भी है कि आपको चर्चा पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए, थैंक यू।